नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। मॉनसून कब शुरू होगा, किस राज्य में कितनी बारिश होगी, मौसम विभाग की ओर से हर साल पहले ही अनुमान और आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं। शासन और प्रशासन भी पुख्ता बंदोबस्त के दावे फौरन करता है, बिल्कुल नहीं थकता। लेकिन जैसे ही इंद्रदेव मेहरबान होते हैं, सब दावे धरे के धरे रह जाते हैं। जल भराव से शहरों का क्या हाल है, रोजाना हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कई बार इस मुद्दे पर हम चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन आज बड़ी बहस में आज हम आपको अनाज बर्बादी की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें घरौड़ा और कोसली से निकल कर आई। घरौड़ा के जुंडला में खुले में रखी हजारों बोरियां बारिश में भीग गईं। लाखों का अनाज खुले में पड़ा पड़ा सड़ गया। दूसरी तस्वीर कोसली की है। कोसली में भी बारिश में भीगकर बोरियों में ही अनाज अंकुरित हो गया है। हालांकि घरौड़ा के जुंडला की तस्वीरें दिखाने के बाद शासन प्रशासन हरकत में दिखाई दे रहा। जांच शुरू कर दी गई है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही जा रही। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब शासन को पता होता है, जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनको पता होता है कि बारिश आने वाली है, तो फिर इसमें अनाज को भीगने कैसे दिया गया। अब अगर तस्वीर निकल कर आएगी और शासन प्रशासन सक्रिय हो गया, तो फिर आखिर उसका क्या नतीजा निकलेगा। जो गेहूं, जो अनाज भीग गया है, उसको आप कैसे सुरक्षित कर पाएंगे, सड़ने से कैसे बचा पाएंगे, और जो सड़ चुका है उसकी जवाबदेही किसकी है। बहुत सारे प्रदेशों में इस वक्त भी लोगों के पास अनाज की किल्लत आ रही है। कई जगहों पर प्राकृतिक तौर पर ऐसी परिस्थितियां बनी है कि लोगों के पास भोजन नहीं। लेकिन यहां हर साल की यह तस्वीर अगर निकले और क्विंटलों में अनाज की बर्बादी हो, तो सवाल तो बनता है कि आखिर किस वजह से यहां पर यह तस्वीर हर साल दिखाई देती है। अब यहां जो कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई का नतीजा क्या निकलेगा और उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन क्या होगा, सवाल यह भी होगा। अनाज का अपमान करने वालों पर कार्रवाई क्या हो सकती है और अगर हर साल होती है तो उसका नतीजा क्या निकल पाता है, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। बाबूजी पत्थर नहीं बने रहो। देखो आप हाथ लगा के देखो। बाबूजी क्या है कि कोई एक आध कट्टो तो पछाड़ से लग भी जा है। नहीं, ये ऊपर से पूरी ढांक कितनी बोरियां होंगी, कंप्लीटली बात करें तो सारा भीगा हुआ गेहूं। बाबूजी कुछ नहीं दे रहे, थोड़ा बहुत पूर्ण से साफ है जाओ, घाम लगता है साफ है जाओ, वो कुछ नहीं बह रहा, सेफ गेहूं है। बूफन लगी हुई है। बाबूजी ये साफ है भाई। और जिस महकमे के भी जिम्मे वो गेहूं है, उसका वो महकमा जिम्मेवार है, उसके अधिकारी को सजा मिलेगी, वो अपना भुगतेगा। लापरवाही है बड़ी कहीं ना कहीं अधिकारी। लापरवाही है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अगर ऐसा है कि उसकी लापरवाही की वजह से कहीं उग गया है, कहीं जाम गया है, अंकुरित हो गया है, तो उसका जो कंसर्न अधिकारी जिसके चार्ज में है वो भुगतेगा। सर उसकी जांच ये मेरे संज्ञान में नहीं है, अगली बार ये मालूम करके बताइए। अक्सर जो जिम्मेदार होते हैं उनके संज्ञान में नहीं होता है, तो फिर संज्ञान में रखने के लिए किसको रखना पड़ेगा, ये भी उन्हीं को तय करना है। भुगतेगा, कौन भुगतेगा और क्यों भुगतेगा और कितना भुगतेगा, ये सिर्फ शब्दों में है या वाकई कोई भुगत रहा है। क्योंकि अगर भुगत रहा होता तो उसका डर होता तो ये तस्वीर नहीं होती। अगर ये तस्वीर नहीं होती तो हम आप बैठकर यहां पर चर्चा नहीं कर रहे होते। सवाल यही है बड़ी बहस का कि कब रुकेगी अनाज की बर्बादी। अन्नदाता बर्बाद है, उसकी तो लड़ाई पूरे देश में चल रही, लेकिन उसका जो उत्पादन है उसकी बर्बादी का क्या। इससे भी बहुत कुछ बदल सकता है प्रदेश में, इससे भी बहुत कुछ बदल सकता है देश में। हजारों क्विंटल गेहूं बर्बादी का जिम्मेदार असल में कौन है? क्या वो इसी प्रदेश का है, इसी देश का है, इसी पृथ्वी का है, या किसी और ग्रह से आता है और यहां पर बर्बादी करके वापस चला जाता है? सवाल यह भी है कि अनाज का अपमान करने वालों पर कार्रवाई होगी, कब होगी, क्या होगी, कितनी होगी और उसका नतीजा फिर अगले साल तक रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी सवाल है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। विजेंद्र नेहरा हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, वो स्वागत है विजेंद्र नेहरा आपका। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो स्वागत है गर्ग साहब आपका। संदीप गोयत हैं, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है गोयत साहब आपका। और अमित नेहरा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है अमित नेहरा आपका। नेहरा साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। साल दर साल बीत जाते हैं, मुद्दा अक्सर मानसून में यह भी आता है कि भारी बारिश से हर जगह पर पानी पानी है, और उसी बीच में एक दो दिन के बीच में एक ये खबर निकल कर आती है तो उसका भी जिक्र शुरू हो जाता है कि अनाज बर्बाद हो गया। आखिर कैसे, क्यों, कब, किस लिए और किसकी वजह से? कौन से नेहरा से सवाल किया है? अमित नेहरा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। जी, आज तो दो है ना। देखिए अतुल, इसमें समझना होगा हमें
कि ये एक किसी पार्टी विशेष या किसी सरकार विशेष का दोष नहीं है, उसकी लेटल्सी भी नहीं है। इसमें लगभग सभी सरकारों ने योगदान दिया, किसी ने कम दिया, किसी ने ज्यादा दिया, जो अनाज की बर्बादी। हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हरित क्रांति जब शुरू हुई 60 के दशक में भारत में, तो उस समय आवश्यकता महसूस हुई कि ये जो अनाज सरप्लस होगा, जो ज्यादा अनाज होगा, तो उसको भी रखने के लिए एक कोई सरकारी डिपार्टमेंट की जरूरत हो। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई 1965 में। तो उसका जिम्मा ये था कि जो खाद्यान्न ज्यादा पैदा होगा वो उसको भंडारण करेगा, लेकिन वो अपने उद्देश्यों में सफल हो नहीं पाया, क्योंकि खाद्यान्न बढ़ता चला गया और उसी हिसाब से गोदाम नहीं बने देश में, पूरे देश में। तो अनाज की बर्बादी होती चली गई। अब जो लेटेस्ट एक आंकड़ा है, हालांकि मैं ये आंकड़ा ये बता रहा हूँ कि ये नहीं है कि मैं बीजेपी को ब्लेम कर रहा हूँ, कि 2017 में एक लक्ष्य तय किया था केंद्र सरकार ने कि एक साल के अंदर अंदर 100 लाख मिलियन टन स्टील के साइलो बनाए जाएंगे पूरे देश में, पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे, जिसमें 100 मिलियन टन अनाज रखा जा सके स्टील के साइलो में, ताकि अनाज की बर्बादी कम हो। ठीक है। लेकिन 2020 तक इसमें से सिर्फ 7.5 लाख टन साइलो ही बन चुके थे स्टील के। तो काम धीमा है। अब आप आंकड़ों पे थोड़ा सा आ जाइए। जो विश्व भूख सूचकांक है, वैश्विक भूख सूचकांक, इसमें भारत 94 पायदान पे है, 94 नंबर पे। और ये अति गंभीर श्रेणी है कि बहुत गंभीर है, यहाँ पे भूखमरी ज्यादा है। आप ये लगा लीजिए कि 50 किलो प्रति व्यक्ति हर साल अनाज खराब हो जाता है। वो भीगने से भी, चूहों के द्वारा भी, कीटों के द्वारा भी, हर तरह से वो 50 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से। और विडंबना ये है कि यहाँ पे 14% जो हमारी पॉपुलेशन है वो कुपोषित है, उसको अनाज नहीं मिलता। आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार ये टिप्पणी कर दी थी, जो अनाज खराब हो रहा है, जो भंडारों में आपका सड़ रहा है, गल रहा है, उसको गरीबों में क्यों नहीं बांट देते मुफ्त में। तो इस तरह की जो चीजें हुई हैं। अब एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो स्टडी हुई थी कि देश में 93,000 करोड़ का जो खाद्यान्न है वो हर साल खराब हो जाता है। ठीक है। भीगने के कारण, चूहों के कारण, वही बात आ जाती है। तो ये जो बर्बादी है मोटा मोटी 12 से 16 मिलियन टन के आसपास बैठती है। अब बात ये है इसका सुधार कैसे हो और इसका दोषी कौन। इसका दोषी तो ये है कि शुरू से मैंने बता दिया 1965 में हालांकि जो एफसीआई की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन वो अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल नहीं रहा पूरी तरह, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है। और पंजाब हरियाणा ज्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं, तो वहां पे और ज्यादा दिक्कत रही। और एक और छोटी सी मैं बात बताऊंगा, जो कुव्यवस्था की बात बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कि हम किसी दल विशेष को टारगेट नहीं करेंगे, हम हर एक सरकार के बारे में बताएंगे। 2008 में एक डिसीजन लिया गया हरियाणा सरकार ने कि 4 एग्रोमॉल बनाए जाएं, जो कि थे पंचकुला में, करनाल में, पानीपत में और रोहतक में। सरकार का ये था कि यहाँ पे ताजी सब्जियां वगैरह रखें और बेचे, एक सरकार द्वारा एक स्थान दे दें। तो इनमें टोटल कुल मिला के 250 करोड़ के आसपास सरकार ने पैसा लगा दिया, मॉल बन के तैयार हो गई। हालांकि एक बहस का विषय है कि कैग जो है हरियाणा सरकार के जो बनाए थे मॉल, उन पे आपत्ति जाहिर की थी कि आपने बिना नक्शा पास किए, बिना सारी चीजें ड्राइंग पास किए आपने ठेके दे दिए। तो एक भ्रष्टाचार का दूसरा रूप था, लेकिन उस पर आज चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि 250 करोड़ से मॉल बना दिए, लेकिन वो मॉल तो चले नहीं। पहली बात, उनमें फिर ऑफिस खोलने पड़े। जैसे पंचकुला का जो एग्रो मॉल है, उसमें नगर निगम को किराए पे देना पड़ा। वो अगर ये 250 करोड़ जो एग्रो मॉल बनाने के लिए खर्च किए गए, अगर इस राशि का उपयोग भंडारण के लिए, अगर गोदाम बनाने के लिए कर दिया जाता तो बेहतर होता है प्रदेश के लिए। हालांकि सरकार बिल्कुल हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कि आपकी एक अच्छी योजना जो आ सकती थी उसका साकार रूप तो नहीं मिला, लेकिन जो हो सकता था भंडारण के लिए वो कर देते, तो न कैग को सवाल उठाना पड़ता ना हमें। बताइए भाई, अब सवाल मेरा विजेंद्र नेहरा से है। अमित नेहरा तो पत्रकार है,
लेकिन विजेंद्र नेहरा सरकार है। बताइए सरकार, क्यों आखिर ये हाल? जब अगर भंडारण की स्थिति है तो अनाज तो बर्बाद होगा ही ना, सड़ेगा ही। अतुल जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2014 में अतुल जी जो हमारी सरकार आई तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 8 लाख मीट्रिक टन अनाज को रखने की क्षमता थी, जिसको अतुल जी बढ़ा करके हमने 15 लाख मीट्रिक टन किया, यानी 7 लाख मीट्रिक टन जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम हमने किया। 5 लाख मीट्रिक टन जो क्षमता है उसको हम और बढ़ा रहे हैं, गोदाम बना रहे हैं, और इसी साल से अतुल जी वो गोदाम चालू हो जाएंगे। और 5 लाख मीट्रिक टन हम प्राइवेट वेयर हाउस को लेते हैं किराए पर अपने गेहूं को रखने के लिए। इसके साथ साथ अतुल जी मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश की लगभग सभी मंडियों के अंदर से गेहूं का उठान हो चुका है। मैं ये नहीं कहता, आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं और आपका चैनल बहुत जिम्मेदार है। आपने अगर कोई खबर दिखाई है तो जरूर कहीं कोई त्रुटि या कमी रही होगी, उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन मैंने अपने फरीदाबाद जिले के अंदर जो आसपास के जिले हैं, पलवल वगैरह, वहाँ मैंने फोन किया था डिबेट से पहले, आरएसी जो अपने संपर्क में है, तो ज्यादातर सब जगह से गेहूँ उठ चुका है। इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर 83 लाख मीट्रिक टन को 1975 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी पे गेहूं को खरीद करके 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान के डायरेक्ट अकाउंट में, बैंक खाते में हमने, हमारी सरकार ने भेजने का काम किया है। और अतुल जी एफसीआई के साथ साथ चाहे वेयर हाउस की बात करें, चाहे बीएफएससी की बात करें, चाहे हैफेड की बात करें, चाहे हरियाणा एग्रो की बात करें, सभी एजेंसियों ने जो गेहूं खरीदा है उसका उठान हो चुका है। और एफसीआई तो जो ज्यादातर गेहूं खरीदती है, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो विजेंद्र नेहरा जी एक चीज का जवाब दे दीजिए। जब आप इतने तार्किक बातें कर रहे हैं कि सरकार जब आई थी तो इतने लाख मीट्रिक टन का भंडारण था, उसकी क्षमता थी, फिर ये बढ़ा दिया हमने, भविष्य में और बढ़ जाएगा, सब ठीक है, तो फिर ये जो अभी महोदय यहाँ पर बोल रहे थे थोड़ी देर पहले प्रतिक्रिया में कि मेरे संज्ञान में नहीं था, अब कार्रवाई होगी, कार्रवाई किस बात की होगी? जब व्यवस्था है ही नहीं तो सड़ेगा ही, तो फिर ये बोलना क्यों कि कार्रवाई होगी? ये तो स्वाभाविक है, मान ले क्या व्यवस्था नहीं है जिसमें बढ़ोतरी अभी हो रही है, जब बन जाएगी तब ये पूरा अनाज रख दिया जाएगा, फिर कार्रवाई होगी, ये झुंझुना क्यों? अगर कोई कमी रही है, कहीं कोई इस तरह की शिकायत है, तो निश्चित रूप से उसको संज्ञान में लेकर के उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की मंडियों के अंदर हमने 3 शेड बनाए हैं, बहुत अधिक संख्या में 3 शेड बनाए हैं। और इसके साथ साथ मंडी के अंदर जो अन्य व्यवस्थाएं थी, चाहे पानी की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, किसान विश्राम गृह तक हमने बनाए हैं। इसके साथ साथ जो अटल कैंटीन, मजदूर कैंटीन योजना हमने चलाई है, 10 रुपए के गर्ग साहब, बजरंग दास गर्ग साहब, सवाल इस बात का है कि अभी कुछ बहुत काम हो बाकी है, इस वजह से अनाज सड़ गया। जब बन जाएगा तो सब सही हो जाएगा, अनाज नहीं सड़ेगा, रख दिया जाएगा उसमें। अतुल जी, आपके टीवी चैनल को पहले तो मैं बधाई देता हूं, आपने सही समय पे सही मुद्दा उठाया। हकीकत के अंदर ये है, सरकारी अनाज तो किसान का खरीद लिया तो सरकारी हो गया, सरकारी अनाज गोदामों से बाहर बारिश के अंदर भीग रहा है, सड़ रहा है। और गोदामों की हालात में आपको बताना चाहता हूँ, गोदामों में ये परिस्थिति है, गोदाम के अंदर जो सरकारी अधिकारी और जो स्टोर कीपर ड्यूटी करते हैं, वो सरकारी गेहूं को परखी मारकर निकाल लेते हैं। जब उसको पूरा करने का समय आता है, वो पानी गोदामों में पानी छोड़ देते हैं बोरियों के ऊपर आमतौर पे, और जिसके कारण वो गेहूं गोदामों के अंदर भी सड़ रही है। करोड़ों रुपए की बेईमानी, हेरा फेरी जो हो रही है सरकारी गोदामों के अंदर आम तौर के ऊपर, ये चलन चल रहा है। और मेरे साथी ने कहा कि हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है, व्यवस्था होनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, आए साल करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार को गेहूं खराब होने का उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि ये कहते भी बाहर मंडियों में गेहूं नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा की मंडियों के अंदर आज भी किसान की गेहूं जो बेचनी है वो मंडियों में पड़ी है, चाहे पानीपत हो, कुरुक्षेत्र हो, समालखा हो, चाहे अम्बाला हो। सरकारी एजेंसियों ने गेहूं किसान की नहीं खरीदी। बार बार किसानों ने अपील की, सरकारी अधिकारियों से मिले और मंडी के आड़ती हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले, यहाँ तक कि फूड सप्लाई के फाइनेंस कमिश्नर और डायरेक्टर से मिले। उन्होंने बार बार यही आश्वासन मिला, किसान की गेहूं जो मंडियों पड़ी है हम खरीद देंगे। मगर आप ये देखिए, जो गेहूं परचेज नहीं हुई
किसानों की करोड़ों रुपए की गेहूं मंडियों में खराब हो रही है आपके सामने। मैं मंडियों का आपको यमुनानगर, समालखा है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, बजरंग दास जी, एक सवाल मेरा है। जो भी आप एक टेक्निक बता रहे थे कि ऐसा करके निकाल लेते हैं फिर पानी डाल देते हैं, टेक्निक कितनी पुरानी है? देखो इस बात पर कोई दो राय नहीं। मैं कह दूं भी ईबी निकलती थी पहले, नहीं निकलती थी, आप तो खुद ही आ रहे थे। बेईमानी थी ज्यादा। ये इतनी बेईमानी हो गई कि उनके ऊपर सरकारी अधिकारी कोई पूछने वाला नहीं है। जब सरकार के मंत्री ने वो हमें पता नहीं, एक मंत्री का महकमा है, उसको अपने महकमे के बारे में नहीं पता कि तेरे पास कितनी गेहूं पड़ी है, कौन आपका अफसर बैठा है, किसने कौन गड़बड़ कर रहा है, तो क्या देख देख करेगा? जबकि आंकड़े उसके आंगली होने चाहिए। हमारे यहाँ वेयर हाउस है, यहाँ हमने गेहूं लगा रखी है, हमारे ये नियम है। आप देखिए बेईमानी कैसे रुकेगी? आप सरकारी महकमों में, आज मैं महकमा की एफर्ड हो, वेयर हाउस हो, फूड सप्लाई हो, चिकन फूड हो, किसी महकमे के अंदर सरकारी अधिकारी पूरे नहीं है। डीएम, सरकारी अफसर 50-60% अफसरों की कमी है। एक स्टोर कीपर, एक आदमी। ठीक है, संदीप गोयल, जल्दी से एक कमेंट आपका, उसके बाद विजन देना मैं आपके पास आ रहा हूं। गर्ग साहब सुन लेते हैं। ठीक है संदीप गोयल, ये आखिर क्यों ऐसा है कि जब सारी व्यवस्थाएं होने के बाद एक लड़ाई हम लड़ते हैं कि खरीद नहीं हो रही, वहां किसान की दिक्कत आती है। फिर जब खरीद भी हो गई, उसमें भी आंकड़ों को लेकर बड़े आरोप प्रत्यारोप रखते हैं कि इतना हुआ, इतना नहीं हुआ। लेकिन फिर इस बर्बादी के आंकड़े का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो पूरा का पूरा बर्बाद है। वहां तो 100% खरीदा गया, 95% खरीदा गया, 85% खरीदा गया, 75% खरीदा गया, उसकी लड़ाई है। यहां तो एक ही लड़ाई है, 100% बर्बाद। संदीप गोयल। अतुल जी, मैं बिल्कुल भी आपके सवाल को नहीं सुन पाया। हाँ, एक बार दोबारा पूछिएगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि इस बर्बादी में सब 100% है, उससे कम कुछ नहीं है, पूरा का पूरा बर्बाद है। देखिए, आप एक देश के साथ, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इस देश के अंदर किसान के भी हालात खराब हैं, और किसान की जो उपज है उसके लिए भी हालात बहुत ही खराब है। एक तरफ आप देखिए, पिछले सालों का रिकॉर्ड निकालिए, 2017 में 3600 करोड़ रुपए भंडारण पे लगाए, 18-19 में 4600 करोड़ के करीब आसपास लगाए, और 19-20 में 5600 करोड़ के करीब इन्होंने खर्चा लगाया, बजट बनाया, भंडारण का किया। लेकिन आप उसके विपरीत जाकर देखिए, परिस्थितियां नहीं सुधरी हैं। केवल और केवल आम आदमी का जो पैसा है, खून पसीने की गाड़ी कमाई है जो टैक्स पेयर की, उस खून पसीने की कमाई को किस प्रकार से दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, ये खेल आपके सामने दिखाई दे रहा है। अकेले यमुनानगर जिले के अंदर 50 लाख गेहूं के कट्टे अतुल जी खुले में पड़े हैं। किसान जब फसल बेचने आता है तो पहले आवारा पशु उसकी फसल को मंडी में खा जाते हैं, फिर उसके बाद वहां पर जो समय पर उठान न होने पर उसकी फसल का नुकसान होता है, वो भीग जाता है। आपने भी नंबर ऑफ टाइम देखा था सीजन के अंदर कितना बुरी हालत हो जाती है। जब आखिरी में उस सारे उपज को पहुंचाकर भंडारण के लिए इन गोदामों में भेजा जाता है, तो वहां पर कभी चूहे खा जाते हैं, कभी खुले में रख देते हैं, बारिश से भीग जाता है, फंगस लग जाती है। ये सारी की सारी लिपापोती करके एक हिंदुस्तान के पैसे की लूट की जा रही है, बर्बादी की जा रही है। क्योंकि जहां एक तरफ सरकार इन वेयर हाउस कॉर्पोरेशन को पूरी सस्ती जमीन देती है, सरकारी गारंटी देती है, उनको कई प्रकार की रियायतें देती है, लेकिन होता क्या है, वही डाक के 3 पास, वही देश के पैसे का बर्बादी होती है। और हमारा जो अनाज है, आप अचरज मानेंगे, विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट के मुताबिक 1999 की मेरे पास एक डाटा था, 16 मिलियन टन अनाज हमारा खराब हो जाता है। जहां इस देश में हर चौथा आदमी भूखा सोता है, 12 करोड़ लोग 2 जून की रोटी नहीं खा पाते, वहां हमारे देश में जो शासन में बैठे लोग कितने गंभीर हैं, वो उस अनाज को बचा नहीं पा रहे। तो कितना अनाज हमारा खराब हो रहा है। ये हमारे देश के लिए, एक ऑस्ट्रेलिया जो अपना उत्पादन करता है उसके बराबर का तो यहाँ वेस्ट हो जाता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। ये कितनी नकारापन है इस सरकार के पार्ट पर। 47% हमारी भूगोलीय स्थिति के ऊपर अनाज हम उगाते हैं, परंतु और 75% लोग हमारे इसके ऊपर डिपेंड है।
लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती है तुलसी। विजेंद्र नेहरा जल्दी से अब चर्चा में आइए आप। गर्ग साहब ने जो बात कही, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं इनेलो के प्रवक्ता संदीप गोयल, आखिर क्यों इस तरीके की परिस्थिति और बदला क्या फिर आपके आने से? अगर आप कहते हैं कि 8 से हम 15 पर पहुंच गए तो 15 पहुंचना ही टारगेट था क्या? ठीक है, मान लिया कि कोरोना काल में चुनौतियां बढ़ गई, मान लिया कि बहुत सारी चीजों में जो कामकाज चल रहे थे उस पर भी प्रभाव आया है, लेकिन कम से कम मॉनसून आएगा, उसका इतने समय तक प्रभाव रहेगा। जो हमारी टेम्परेरी व्यवस्थाएं थी, हम वेयर हाउस नहीं बना पाए, हम बड़ी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं बना पाए, लेकिन जो और व्यवस्था हम कर सकते थे उनको ढकने का, उनको कहीं और स्टोर करने का, वो क्यों नहीं हो पाता? नियत नहीं है तभी तो। अतुल जी देखिए, मुझे लगता है कि 1 नवंबर 1966 से लेकर के और 2014 तक लगभग 48 वर्ष के अंदर 8 लाख मीट्रिक टन की क्षमता कांग्रेस पार्टी की अधिकांश समय सरकार रही या इनेलो की सरकार रही, वो अर्जित कर पाए। और बाकी के लगभग अभी 6 साढ़े 6 साल हमारी सरकार को हुए हैं और हमने 15 लाख मीट्रिक टन की अगर क्षमता की है तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम हमने किया है। इसके साथ साथ मैंने आपको जो बताया था 5 लाख मीट्रिक टन हम इसी साल शुरू कर देंगे, जो हमने बना के तैयार कर लिए गोदाम। इसके साथ साथ 5 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त व्यवस्था हम लोग करते हैं। और उसके बावजूद मैं बताना चाहूंगा, जो गर्ग साहब ने अभी सवाल किया था कि गेहूं की खरीद कम की है, मैं गर्ग साहब को बताना चाहूंगा आंकड़ों के साथ में। गर्ग साहब 81 लाख मीट्रिक टन का टारगेट था गेहूं खरीद का, उसके एवज में 83 लाख मीट्रिक टन हमने खरीद किए। पाई एक दाना हमने किसान का खरीदने का काम किया। और दूसरा, जिस तरह से अतुल जी गर्ग साहब बता रहे थे गेहूं चोरी का तरीका, गर्ग साहब खुद एक आड़तियों के नेता हैं, तो अपना पुराना तरीका बता रहे थे कि गेहूं कैसा चोरी होता है, क्योंकि इस सरकार के अंदर ईमानदारी का राज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से काम करते हैं, तो ये इस सरकार के अंदर नहीं होता तो पुरानी सरकारों में होता था। गर्ग साहब, आप अपना अनुभव यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारे लोगों के जो साथी बता रहे थे, उनके राज के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 50% का गेहूं का किसानों में हो सकता है क्या? क्या किस तरह से किस तरह से आप गुमराह करने का काम करते हैं? किसानों का दाना हमने खरीदा है, उसको हमने गोदामों में भेजने का काम किया है। मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि अगर आपने कहीं की रिपोर्ट दिखाई है, हो सकता है कुछ व्यवस्था में कमी रही हो, लेकिन उसको करने का प्रयास करेंगे। टीन शेड बनाने की बात हो, मंडियों के अंदर व्यवस्था सुधारने की बात हो, हमारे स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने की बात हो, हमारे वेयर हाउस के अंदर हमने जो स्टोरेज बढ़ाई है उसकी बात हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मंडियों में घूम के व्यवस्थाओं को देखा और व्यवस्थाओं को सुधारने का हमने काम किया है। विजेंद्र नेहरा, एक सवाल बता दीजिए, सबकी बात तो आपने बता दी, जो अनाज सड़ गया इसकी क्या बात है और इस पर क्या बात हो? अतुल जी, मैंने आपको पहले कहा है कि अगर कहीं इस तरह की दिक्कत है, परेशानी है, तो कल हमारी चंडीगढ़ के अंदर एक बैठक की है। मैं निश्चित रूप से आपको मैं विश्वास दिला सकता हूँ अतुल जी, क्योंकि आपका जिम्मेदार चैनल है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इस विषय को वहां पे उठाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने, और जहां अगर कोई ऐसी त्रुटि है, कोई कमी है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये कहना कि सरकार की एक कमजोरी है, कमी है, सरकार ने अपनी तरफ से पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। मुझे गर्ग साहब जवाब दे दीजिए कि लगभग 48 साल के शासन में से 45-40 साल में इन्होंने बजरंग दासगढ़ 8 लाख मीट्रिक टन की क्षमता क्यों कर पाए? जवाब दीजिए। मुझे 2 मिनट चाहिए। बोलिए। एक मिनट का जवाब दूंगा इनका। 8 लाख मीट्रिक टन की क्षमता 40 साल में बताइए ना। हमारे सरकार में सब कुछ ठीक चलता है। वीरेंद्र भाई सुन ले प्यार से, कोई बात नहीं, हमने भी आपकी बात सुनी है। ये कहते घोटाला नहीं, हमारे राज में नहीं हुआ। ये गेहूं घोटाला, धान घोटाला, बाजरा घोटाला, सरसों घोटाला, ये तो अनाज घोटाला है। किसके राज में हुआ? आपके सामने रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, मैं किस किस का नाम बताऊं आपको? आप कहते हैं हमारे राज, आपके राज के अंदर तो ऐसी स्थिति है, भाई पूछो ना, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। कोई ऐसा महकमा नू बता दे जहां बिना पैसे लिए, बिना सेवा शुल्क लिए काम होता, एक महकमा बता दो। दूसरा, ये नया घोटाला ले लो गेहूं के अंदर, ये आपका आएगा आटा घोटाला। जो आपने आटे की स्कीम बनाई है ना, जो फ्लोर मिलों को गेहूं सरकारी देकर आटा लेकर जो आप लोगों को दे रहे हो सड़ा हुआ आटा, उसके अंदर अरबों रुपए का घोटाला। मैं आंकड़े सही दे सकता हूं किस प्रकार आपने सड़ी हुई गेहूं डिब्बों को देकर उसकी पिसाई कराकर, वो आटा कोई आम आदमी खा नहीं सकता, जानवर भी नहीं खा सकता,
वो आटा आप लोगों को दे रहे हैं, गेहूं सड़ी हुई पिसाई करके, उसके अंदर अरबों रुपया घोटाला। पहले हमेशा गेहूं देते थे, इन्होंने वो गेहूं की बजाय आटा की स्कीम लागू करके गरीबों को लूटने का काम कर रहे हैं। और घोटाला की सुन लो आप, जहां सरसों को देख लो, हमारे राज्य में 65 रुपए लीटर सरसों हुआ करता, सरसों का तेल आपके 220 रुपए बिक रहा है। तो ये कहां से हो रहा है? तो दूसरी बात सुनो, जहां आप स्थिति कह रहे हो, आज आप कहते हो भाई भारत कोई गेहूं नहीं, कोई हरियाणा की मंडी में चले जाओ, आप अंबाला आंकड़े दे रहा हूं, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, हर एक मंडियों में हजारों काउंटर गेहूं किसान की खुले में पड़ी है, सरकार खरीद नहीं रही। उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? उन्होंने गेहूं की पैदावार की है और उसकी गेहूं आप नहीं। ठीक है बजरंग दास गर्ग साहब, एक मिनट में रोक रहा हूं आपको। अमित नेहरा साहब, अमित नेहरा साहब, सवाल यह है कि आइडिया सबके पास अच्छे हैं, लेकिन सब आंकड़े ही देते हैं कि मैंने ये कर दिया, उन्होंने ये नहीं किया। उस आइडिया पर काम न कर पाना, इसके लिए कौन रोक रहा है इनको? माना कि कोरोना काल में कुछ चुनौतियां आ गई, स्ट्रक्चर को बनाने में भी कुछ बाधाएं आई होंगी, बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन पहले 10 था या 8 था, अब 15 हो गया। ये 15 से 25 क्यों नहीं हो सकता था? जब आप ये कहकर आए थे कि नहीं हम आएंगे तो वेयर हाउसेस को, खासतौर से केंद्र की बात भी, प्रदेश की बात भी, और जो गर्ग साहब कह रहे हैं वो तरीके तो अपनाए जाते रहे हैं लंबे समय तक, ये भी सत्ता में रहे। और हरियाणा में कम से कम अगर हम कहें तो कृषि को लेकर हमारा किसान बहुत मजबूत पहले से है। कोई ये नहीं कि बीजेपी के आने के बाद से हुआ या कांग्रेस के आने के बाद से हुआ है। उत्पादन का जो प्रोडक्शन का लेवल था वो बहुत अच्छा था, तो वो ढांचा उनको क्यों नहीं मिल पाया? और इस बर्बादी का असल में फिर कोई नतीजा निकलता है क्या? जो ये कहा जाता है आमतौर पर हमसे आपसे कि एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, विजेंद्र भाई भी यही कह रहे हैं। देखिए अतुल, जो बजरंग दास गर्ग ने सवाल उठाए वो काफी हद तक वाजिब हैं, लेकिन उनका सवाल उठाना क्या मतलब ये नहीं है कि पिछली सरकार पाक साफ थी। घोटाले हर सरकार में हुए हैं। कांग्रेस के टाइम आपको अगर ध्यान हो तो रोहतक में एक घोटाला सामने आया था, गेहूं घोटाला, जिसमें एक सीनियर आईएएस की जो भूमिका थी वो बड़ी संदिग्ध थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उस आईएएस के बताते हैं कि कथित रूप से एक राजनेता के साथ पारिवारिक संबंध थे, रिश्तेदारी थी, तो उसके चक्कर में उनके ऊपर ज्यादा कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो कमोबेश इस तरह की जो चीजें होती हैं वो हर राज्य में देखने को मिलती हैं, तो उसका जो लूप होल है उसका फायदा उठा लिया जाता है जी। अब आप देखिए 2018-19 में आपको ध्यान होगा, अनूप कुंडू वाला प्रकरण तो आपको अच्छी तरह ध्यान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बाकी पैनलिस्टों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अनूप कुंडू एक गोदाम में जाके, धान के गोदाम में, सरकारी धान के गोदाम में वहां की बर्बादी दिखा रहे थे कैमरे पे। तो वो एक पत्रकार हैं, लेकिन हिम्मत देखिए सरकार की, और जो मैनेजर थे वहां पे जो भंडारण निगम के, तो उन्होंने जबरन प्रवेश करने के आधार पे कि इन्होंने हमारे प्रेमिसेस में जबरन प्रवेश किया और इसको आधार बना के उनपे एफआईआर दर्ज करवा दी थी। आपको ध्यान हो जब ये प्रकरण उछला था, जब प्रेशर में आई सरकार तो बैकफुट पे आना पड़ा था। अभी एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, आप एक तो चोरी कर रहे हैं, दूसरा आप उनको दिखाने से भी आप उनको वंचित कर रहे हैं। वंचित क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं पत्रकारों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं घोटाला है। और मैं ये बार बार आपको कह रहा हूं कि जो ये बात है कि सरकार और जो विभाग है खासकर इसके अधिकारी इसलिए उदासीन रहते हैं, अगर ये ज्यादा मात्रा में बन गया भंडारण, ज्यादा क्षमता हो जाएगी तो घोटालों का अवसर कम रहेगा। अब क्या है कि बाहर खुले में भी हैं इनके गोदाम, जिनके ऊपर छत नहीं होती, वो तिरपाल से ढके जाते हैं, तो उसमें क्या है कि वेस्टेज ज्यादा मिलता है इनको। अच्छा, एक और घोटाला सामने आया था पीछे कि जो ये माल्ट फैक्ट्री हैं, जो बियर बनाने के लिए जो कच्चा माल बनाती माल्ट फैक्ट्रियां, जी जी, उनसे साठगांठ सामने आई थी भंडारण निगम के अफसरों की। वो करते क्या थे कि जानबूझ के अनाज की बोरियों पे पानी छिड़क दिया करते थे और वो खराब हो जाता था। वो जो खराब हुआ अनाज होता था वो माल्ट बनाने के काम आ जाता है। अच्छा, उसमें दोहरा मार पड़ती थी सरकार को। भाई एक तो अनाज खराब कर दिया, दूसरा उसको उठान के मामले में भाई हम इसको खराब अनाज को उठाएंगे, ढुलाई का खर्च और लेते थे, और उधर से
वो माल्ट फैक्ट्रियों से पैसे लेते थे कि भाई आपको हम कच्चा माल दे रहे हैं, उनके रॉ मटेरियल उनके लिए तो खराब मटेरियल नहीं है ना। तो ये जो घोटाले हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने एक बात कही, अच्छी बात कही कि उनके समय में जो भंडारण की क्षमता है वो बढ़ी है, लेकिन ये भी सच है कि ये पीपीपी मॉडल के कारण बढ़ी है। सरकार का पैसा नहीं लगा। पिछली बार जो 8 मिलियन टन जो था वो सरकार ने अपने पैसे से बनवाए हैं ज्यादातर। तो ये भी चीज ध्यान में रखी जानी चाहिए कि आंकड़े बताएं तो सही बताएं। हालांकि मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, चलो पीपीपी मॉडल पे बने तो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं उनका निराकरण होना भी जरूरी है। जो दोषी अफसर हैं, दोषी नेता हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी तो बनती है। कितने नेताओं पे, कितने अफसरों पे अभी तक कार्रवाई हुई है? मुझे नहीं लगता किसी पे दमदार तरीके से कार्रवाई हुई हो। संदीप गोयल, सवाल इस बात का है कि जिस बात का जिक्र यहाँ पर नेहरा साहब ने कहा एक पत्रकार के तौर पर, उससे एक चीज तो समझ में आती है कि ये ऐसे ही नहीं हो जाता है कि बारिश आई और भीग गया। बारिश का बाकायदा इंतजार किया जाता होगा और कई बार तो खुद ही पानी डाल दिया जाता होगा। अतुल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। क्या अभी आ रही है मेरी आवाज? संदीप भाई, अब मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। सर, मेरा सवाल यह है कि जो अमित नेहरा साहब कह रहे हैं, इससे तो एक चीज समझ में आती है कि बारिश का तो ये इंतजार करते होंगे कि बरसो, जल्दी खराब हो ताकि हमें ट्रिपल फायदा हो। अतुल जी, एक बार दोबारा पूछिए, आपकी आवाज फिर कट गई थी बीच में। सर, ऐसा ही है सिस्टम जो है यहाँ, पूरा सरकार का सिस्टम कटा हुआ है क्योंकि जो जिम्मेदारी दी गई है वो अधिकारी ने, और यहाँ मेरी आवाज का सिस्टम कटा हुआ है। मैं जवाब दूं? विजेंद्र भाई, आप जवाब देंगे? दे लीजिएगा, लेकिन एक पहले सुन तो लें। पहले इनेलो के प्रवक्ता को एक बार सुन लें। संदीप गोयल भाई, अब मेरी आवाज आ रही है? जी, अतुल जी आ रही है। देखिए अतुल जी, हमारे देश के अंदर लगभग इस भंडारण की कुप्रबंधन की वजह से लगभग 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है हमेशा, हर साल। आप देख लीजिए कि कितना बड़ा घोटाला होगा। और जहां भाजपा के साथी जो पिछले 48 साल के घोटाले के आरोप लगाते, मुझे लगता है कि इनकी सरकार ने कमर कस रखी है कि 48 साल में जो 1-2 घोटाले हुए उससे 8 गुना घोटाले करने हमने 6 साल में है। इसलिए शायद इनकी सरकार में पिछले 48 साल का रिकॉर्ड शायद 6 साल में तोड़ने का मन बना रखा है। मैं इनको बधाई देता हूं कि इस गति के साथ आगे बढ़ते रहिए, आप घोटाले करते रहिए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको विपक्ष आपको घेर के रखेगा। आपने जो चावल घोटाला किया, आपने भंडारण में कमियों के लिए जो राइस मिलर्स को FIR दर्ज करने की बात की, अफसरों को कितना नापोगे आप? जिन अफसरों ने जो जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी वो भाग रहे हैं, तो जिम्मेवारी को नापोगे कैसे आप? एक आम कर्मचारी जो वेयर हाउस में काम करता है उसको तो आप प्रताड़ित कर देते हो, उसके ऊपर तो छोटे मोटे आरोप लगा के उसकी पेंशन तक रोक देते हो। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, जिनकी बड़ी जिम्मेवारी बनती है, सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए? दूसरी बात जो बताया गया कि भाई आपने और हमारे समय में, तो इस समय का क्या डिफरेंस है? मानसून तो वही रहता है। आपकी नीयत बदलो। आप नीयत ये रखो कि पिछली सरकारों के समय अगर कुछ कुप्रबंधन हुआ तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है सरकार की कि हम अब की बार व्यवस्था बदलेंगे। व्यवस्था परिवर्तन का तो आप बहुत ढोंग रचते हो, लेकिन आप मंडियों की व्यवस्था नहीं बदल पाए, अनाज भंडारण के गोदामों की व्यवस्था नहीं बदल पाए, आप परिवर्तन नहीं कर पाए। और जो पीपीपी के तहत जो साइलो बन रहे हैं, आप उनको अपना क्लेम कैसे कर लोगे? आपकी सरकार की ठोस नीतियां होनी चाहिए जिसके अंदर, ताकि हमारे देश का पैसा और अनाज वो खराब न हो। मात्र हंसने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेवारी के साथ काम करके दिखाइए। देश आपको भी सलूट करेगा, अदरवाइज हंसना तो हर किसी को भी आता है। आप अगर जो सिंसियर जो आप दिखा रहे हैं वो आपका दिखाता है, आपका चाल चेहरा चरित्र। आप किसान और किसान की उपज को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, क्या ठोसपूर्ण आपको लगता है? अभी नहीं छोड़ेंगे हम आपको पूरा घेर के रखेंगे। क्या ठोस नीति आपने बताई कि हम कर रहे हैं, हम करेंगे, हमने 2019-20 के बजट में ये रख लिया, हमने वो कर लिया, लेकिन धरातल पे क्या है? धरातल पे आप भी आज के दिन अडानी रंबेवाणी जी जो साइलो बने हुए हैं कैथल के अंदर, उनकी जिम्मेवारियां तय नहीं करते। जिस प्रकार से वहां पर जो किराए का लेकर मुद्दा उठता है, वहां की कुछ बातें हैं उनकी आप कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि आपके बड़े आका हैं। सरकार
जिम्मेवारियां कहाँ उन्होंने तय करनी है और कहाँ उन्होंने नहीं करनी है। शायद इन्हीं वजह से के कारण जो छोटे गोदाम है उनकी तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। विजेंद्र नेहरा जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं घर साहब के पास जाऊंगा। संदीप गोयल। विजेंद्र नेहरा। अतुल जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा मेरे दोनों मित्रों के लिए कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। आप बात करते हैं विरोध करने का, आपके विधानसभा के अंदर कोई सदस्य नहीं है, आप बात करते हैं तीसरे मोर्चे तक की तैयारी करते हैं, लोकसभा राज्यसभा में कुछ नहीं है, और बहन मायावती से भी कम आपको वोट मिलती है और आप बात बड़ी बड़ी करते हैं। चले करिए, कोई बात नहीं, आपको अधिकार है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा 1 लाख करोड़ रुपए मंडियों को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। इनको ध्यान होना चाहिए, 1 लाख करोड़ रुपए देश के इतिहास में आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। किसान रेल के माध्यम से किसान के खाद्यान्न को, उसके गेहूं को एक स्थान से देश के किसी भी कोने में पहुंचाने का काम ये भारतीय रेल, किसान रेल के नाम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने किया है। और वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज के ऊपर सब्सिडी देने का जो काम है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अभी नेहरा साहब ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे सवाल उठाए तो मेरे साथी गर्ग साहब बहुत जोर से एकदम चुप हो गए थे और बाद में जोर जोर से हंसने लगे थे। गर्ग साहब 2008 में जो भ्रष्टाचार की बात की नेहरा साहब ने, उस समय किसकी सरकार थी जो एग्रो मॉल के अंदर आपने भ्रष्टाचार किया? दूसरा, सरसों की आपने गर्ग साहब बात की। गर्ग साहब, आपको पता है बिना आंकड़े बिना तैयारी के आते हैं, आपके राज्य में 3000 रुपए प्रति क्विंटल थी सरसों, हमने उसका एमएसपी किया 4650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, और 4 लाख किसानों ने मेरी फसल मेरे ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन किया। एक भी किसान ने मंडी में नहीं देखा। 7-7 हजार रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों मंडी के बाहर बिकी है। आप तो खुद आड़ती भी नेता, आपको जानकारी होनी चाहिए। और घोटालेबाजों की जो सरकार थी, जो घोटालेबाज हैं उनको सब घोटालेबाज दिखते हैं। इन लोगों का नाम तो घोटाला पार्टी है, कांग्रेस का नाम घोटाला पार्टी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, घोटालेबाज, ये सब तो परंपरा, कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवाने की परंपरा रही है आपकी सरकार, और ऐसे ही की परंपरा रही है। आपके नेताओं पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं ऐसे संपत्ति के, तो आपको भैया कैसे किसानों की बात कर सकते हैं? और देखिए, किसानों की बात वो इन्होंने करती है जो कंडेला कांड के अंदर किसानों पर गोली चलवा के किसानों को शहीद करवा देती है। 1998 में कांग्रेस पार्टी ने मदन लाल की सरकार में किसानों को शहीद करवाने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कभी तारीफ कर नहीं सकते। लेकिन सही मायने में आपको बताना चाहूंगा, 8 लाख मीट्रिक टन हरियाणा प्रदेश की क्षमता को हमने 15 लाख मीट्रिक टन किया। 5 लाख मीट्रिक टन इस साल बन के कंप्लीट हो जाएगा। हमने 8 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, यानी विजेंद्र भाई, अभी जो 5 लाख मीट्रिक टन और इजाफा होगा और आगे जो स्ट्रक्चर बनेगा, तब तक तो ये अनाज बर्बाद होता रहेगा ना। मैं तो लब्बो लुआब यही निकाल पा रहा हूं, तब तक तो ये सड़ेगा, इसकी व्यवस्था कोई है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा ही तो है, तभी तो आप और मैं चर्चा कर रहे हैं, वरना चर्चा ही क्यों करते? हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमें मौका दिया है और फिर से चौथी बार भी, तीसरी बार भी, छठी बार गुजरात का रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जनता के आशीर्वाद से। बार बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार, अरे जनता तो आशीर्वाद दे रही है, लेकिन ये जो अधिकारियों के आशीर्वाद से बर्बाद हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो अधिकारी जिम्मेदार है उसमें कार्रवाई करेंगे। कब करेंगे, कहाँ करेंगे, किस पे करेंगे, कैसे करेंगे, उसका कोई है खाका? बहरहाल, बजरंग दास गर्ग साहब कुछ कह रहे हैं आप? अतुल जी, इतने घोटाले मैंने गिनाए, एक घोटाले के ऊपर भी किसी अफसर के ऊपर का कार्रवाई हुई? सरकार के जो चेते बैठे बड़े बड़े नेता, जिनका आशीर्वाद था, जिनके पास महकमे थे, उनसे क्यों नहीं इस्तीफा मांगा गया? भी आपके महकमे में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं और आप उस घोटालों के दबा रहे हो। आपके सामने साफ साफ सिद्ध होता है। दूसरी बात, गेहूं अगर खराब को बचाना है, किसान और आड़ती जगह जगह प्राइवेट वेयर हाउस बना रहे हैं, मगर बड़ी श्रम से कहना पड़ता है, जब वो एनओसी लेने जाते हैं, सीएलयू लेते हैं, सीएलयू नहीं मिलता, बिना पैसे सुनाई नहीं होती। 1-1 साल तक वेयर हाउस बनाने के लिए कागज कार्रवाई में लग जाते हैं, बड़ी भारी दिक्कत आती है। सीएलयू कांग्रेस के दौर में खूब मिलता था, अब नहीं मिल पाता। बिल्कुल खूब मिलता था, खुला आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, खुला सरकारी एजेंसियां जिसकी गेहूं होती है प्राइवेट, जो अपने वेयर हाउस को देती है ठेके के ऊपर लगाने के लिए, उसके अंदर भी गोलमाल, उसमें भी इनको 1-1, 2-2 रुपए कट्टा कमीशन चाहिए।
जब जाके मसा वो काम होता है। दूसरा, मेरे साथी ने कहा मैं मंडियों में मूलभूत सुविधा है, मैं पूछना चाहता हूँ, मंडी में सड़क देख लो, पानी पीने की किसी मंडी में एक भी हरियाणा की मंडी बता दे जिसके अंदर सरकार की तरफ से पीने की पानी की व्यवस्था हो। सारी व्यवस्था मंडी में मंडी आड़ती एसोसिएशन द्वारा की गई है, उनके पैसे से ही की गई है। जहाँ विश्राम घर की बात करते हैं, विश्राम घर में चारपाई नहीं है, ये तो आड़तियों की मेहरबानी है। आड़ती किसान दोनों का चोली दामन का साथ है, दोनों मिलकर चल रहे हैं। ये सरकार तो पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है। 19-20 के अंदर जो किसान की परचेज हुई, मैं आंकड़े दे रहा हूँ, उसके अंदर सरकार को किसानों 3-3 महीने 4-4 महीने 6-6 महीने में पेमेंट मिली, करोड़ों रुपए आज तक उसका ब्याज किसान को और आड़ती दोनों का बाकी है। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं हम 12% ब्याज देंगे, रखेंगे नहीं। 19-20 का ब्याज आज तक भी सरकार की तरफ बाकी है। ये स्थिति तो सरकार की है। दूसरी बात, सरकार ने जो गेहूं परचेज की, आड़तियों का भी जो 2.5% कमीशन था, 2.5% कमीशन में 49 रुपए 37 पैसे काउंटर कमीशन बनता है। इस सरकार ने क्या निकम्मापन किया, 40 करोड़ रुपए लगभग आड़तियों काट लिए, 3 रुपए 37 पैसे काउंटर कम काट देके 46 रुपए प्रति काउंटर के हिसाब से पेमेंट की। जब आड़त 2.5 रुपए का है, 49 रुपए 37 पैसे बनते हैं, आप 46 रुपए क्यों दे रहे हैं? 50 बार सीएम से मिल लिए, सीएम कहते पैसे मिलेंगे, ब्याज समेत मिलेंगे, बयान भी सीएम साहब का आ लिया, फाइनेंस कमिश्नर का भी आ लिया। ठीक है गर्ग साहब ठीक है। अमित नेहरा जी बहुत संक्षेप में सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, दास्तान तो ये हर साल की है, इस कहानी में बस जगह बदलती है, बाकी तस्वीरें एक समान रहती हैं। अब यहाँ पर सवाल सिर्फ इतना ही है कि जैसा विजेंद्र नेहरा आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, इस पूरे मामले में सख्ती दिखाई देगी, हर हाल में दिखाई देगी, और भविष्य में बहुत कुछ और अच्छा होने वाला है, और कई लाख मीट्रिक टन को रखने के लिए ढांचा बना हुआ है, तो इंतजार करें तब तक। सख्ती दिखाएंगे, किसान पर सख्ती दिखाएंगे। अमित नेहरा जी, अगर एक नागरिक के रूप में मेरे से पूछा जी एक नागरिक के रूप में मेरे से पूछा गया है तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक सही बयान है। पहली बात तो ये है कि अनाज की एक एक कण की जो बर्बादी है वो देश की बर्बादी है, आम नागरिक के टैक्स की बर्बादी है, बिल्कुल, तो बर्बादी रुकनी चाहिए। दूसरी बात ये है, अगर ये कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे तो कृपया ये बता दें कि आपने कितने अधिकारियों पे, कितने कर्मचारियों पे इस पे एक्शन लिया है, कितनों को जेल डाली है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इनके पास कोई है नहीं। भाई अब तो ये हो सकता है, अगर सरकार ये कह रही, आश्वासन दे रही है कि हम 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में या 10 साल में हम पर्याप्त भंडारण की क्षमता प्राप्त कर लेंगे, तो मेरा तो एक छोटा सा सुझाव है, जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके थ्रू ये अनाज बांटा जाता है, जो अनाज इकट्ठा होता है, 2 रुपए किलो वाली योजना, जो वो हर महीने बांटती है सरकार, हर महीने आपका कोटा है। तो कम से कम एक काम कर लो कि जब अनाज का सीजन हो, जैसे गेहूं का सीजन है तो गेहूं साल भर का दे दो उनको, भाई कम से कम वो अपने घर पे भंडारण कर ले उसका, भाई कम से वो सड़े तो ना, भाई सरकार के मध्य ना पड़े। भाई आप 2 किलो के हिसाब से जितना बनता उनका साल भर का राशन उनको उसी टाइम दे दो, बाजरे का आएगा तो बाजरे का दे दो, धान का आएगा तो उस समय चावल दे दो उनको। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो फौरी तौर पे सुलझा तो सकती है सरकार, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, उसके लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है, और जो अधिकारियों की इच्छा शक्ति है उसके आगे फिलहाल कई चीजें फेल दिखाई देती हैं। बहुत शुक्रिया अमित नेहरा जी आपका, विजेंद्र नेहरा आपका, गर्ग साहब आपका और गोयत साहब आपका। तो हर बार पानी बरसेगा, हर बार इंद्र देवता की मेहरबानी होगी, हर बार गेहूं और अनाज की बर्बादी होगी, हर बार हम चर्चा करेंगे और हर बार कार्रवाई होगी। नमस्कार।